ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 20 सॉल्व करेंगे ना। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसका जो पीडीएफ है उसको आप लोग इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लोग जो अदर सब्जेक्ट है ना, अदर सब्जेक्ट का मतलब आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया या थ्योरी हो गई, ठीक है, उन सब के भी पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी टेस्ट सीरीज है, अदर सब्जेक्ट के भी है जो कि बिल्कुल फ्री है, जो वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। तो उन टेस्ट सीरीज को भी आप दे सकते हैं और बिल्कुल स्मूथ और अच्छे तरीके से चलता है ना, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है छूट क्या है। आज वाला जो क्वेश्चन है वह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, जो लाभ और हानि होता है हमारा उससे रिलेटेड है ना। तो कह रहा है व्हाट इज डिस्काउंट, छूट क्या है। यहाँ पे पहले दो चार वर्ड नए होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे किसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा होगा विक्रय मूल्य और यहाँ पे है लागत मूल्य। ये दोनों चीजें क्या है यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे ना। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में ईएसपी से दर्शाते हैं, ईएसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी दाम पर जो वस्तु बेची जाती है। विक्रय का मतलब याद करने का आसान तरीका, विक्रय बेचना, वी से विक्रय और वी से बेचना, मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वही उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है लागत मूल्य, या इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, लिखा है ना कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य, या फिर लागत मूल्य भी कहीं कहीं लिख देता। लागत मतलब जो उसे खरीदने में लगी, जो रुपया उसे खरीदने में लगा, उसी को लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्यादातर बोलते हैं और इसे सीपी से दिखाते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस सीपी यहीं से लिया गया ना। इसका मतलब क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, ठीक है। दोनों क्लियर हुआ? जिस पर बेचेंगे वो विक्रय मूल्य और जिस पर खरीदेंगे वो क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है ना। तो ये दो चीजें हो गई, जिस पर हमने खरीदा वो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो वस्तु को बेचना और खरीदना ये दो काम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये छूट की बात किया कि डिस्काउंट क्या है, छूट क्या है। पहला कह रहे हैं विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम है। इसके कहने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य लागत मूल्य से कम है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी, 80 रुपए में खरीदी, सॉरी कोई वस्तु हमने कितने में खरीदा, मान लिया हमने वस्तु खरीदा 100 रुपए में। वस्तु कितने में खरीदा? 100 रुपए में। जितने में खरीदा यह क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो गया हमारा। मान लीजिए हमने इसे बेच दिया कितने में? इसे हमने 80 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 80 रुपए में। इसे हम कहते हैं सीपी हो गया कास्ट प्राइस और एसपी हो गया सेलिंग प्राइस। यही होता है हमारा क्या? विक्रय मूल्य। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि हम कोई वस्तु को खरीद रहे हैं 100 रुपए में, मतलब वो क्रय मूल्य हो गया, और बेच रहे हैं 80 रुपए में, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे हमें लाभ हुआ या हानि? भाई 100 रुपए का हमने सामान खरीदा और उसे 80 में ही बेच दिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, मतलब हमें हानि हुई, लॉस हुई। तो पहले यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य यह था, कितना था विक्रय मूल्य? 80 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है? लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य से कम है, यही है ना। बेचने वाला जो मूल्य था वो क्रय मूल्य से कम था, तो हमें क्या होगा? हानि होगा, छूट नहीं होगा, या क्या होगा? हानि होगा। मतलब ये पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा। तो ये यहाँ हो गया। दूसरा कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमने क्या किया, अब यहीं पे उल्टा कर दीजिए, यहीं पे उल्टा कर देते हैं कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा, तो वस्तु को मान लीजिए हमने 80 रुपए में खरीदा, वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 100 रुपए में।
भाई 80 रुपए का खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, जो खरीदा हुआ क्रय मूल्य, जो बेचा हुआ विक्रय मूल्य। तो अगर हमने 100 में बेचा 80 में खरीदा तो हमें क्या हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ ना, 20 रुपए का लाभ हुआ। कैसे पता चलेगा, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है। बेचने वाला मूल्य 100 था और खरीदने वाला 80, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमारा ज्यादा है। तो इस समय क्या होगा, तो इस समय में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सॉरी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा ना, लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगला कह रहा है किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी। तो डिस्काउंट यही होता है ना, पूछा था छूट क्या है, कि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में, मतलब जो बेचने वाला मूल्य है उसमें जो हम कमी दे देते हैं वही क्या होता है, छूट होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि हमने इसको 80 रुपए में खरीदा है और बेच कितने में रहे, 100 रुपए में। अगर मान लीजिए मैं 100 की जगह क्या बोल दूं कि आज के दिन आपका ऑफर है और आज मैं आपको सामान कितने में दूंगा, 90 रुपए में ही दूंगा। कितने में दूंगा, 90 रुपए में। विक्रय मूल्य 100 रुपया था, लेकिन अब मैं इसे कितने में दे रहा हूं, 90 रुपए का दे रहा हूं। तो बेचने वाले मूल्य से मैंने थोड़ा उत्पाद के दाम में क्या कमी कर दी, कितने की, 10 रुपए की। 90 रुपए का दिया मैंने, तो ये जो 10 रुपए का कमी कर दिया, 100 रुपए बेचने वाला मूल्य था उसमें 10 रुपए कमी की, वही क्या हो गया, छूट हो गया, कि मैंने 10 रुपए की छूट दे दी। और खरीदा तो 80 में ही था ना, अभी भी मुझे लाभ होगा, बस शर्ते लाभ अब थोड़ा कम हो जाएगा। जहां 20 रुपए का लाभ हो रहा था अब 10 रुपए का होगा। तो जो हमने विक्रय मूल्य में कमी की वही हमारा क्या होता है, छूट होता है। जैसे आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी जाएंगे ना, जो हमारा ग्लोबल ITI का ऐप है उस पर भी देखेंगे तो कोर्सेज का लिखा होता है कि कोर्सेज का जो दाम है लिखा होगा 900, जो उसका प्राइस है कि 999 है। ठीक है, फिर इसको लाइन को इसको कट कर दिया जाता है और लिखा होता है क्या, 999 की जगह फिर लिखा होगा कि ये 699 का है। तो यहाँ कितने का फर्क पड़ गया, तो ये जो 999 रुपये इस पर लिखा हुआ था यह क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य भी आता है, ठीक है, ये अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। अंकित मूल्य जो वस्तु पर अंकित की गई होती है, कोई भी देखते हैं ना सामान, ज्यादातर देखेंगे उस पर लिखा रहेगा 50 रुपए, फिर उसको काट करके 40 रुपए लिख देता है, मतलब उसका जो अंकित मूल्य था। आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे ज्यादातर जो ऑनलाइन परचेजिंग करोगे उसमें ये चीज जरूर मिलेगा। फ्लिपकार्ट वगैरह पे मोबाइल होती है, 12,000 लिखा होता है, उसे काट करके फिर 10,000 लिख देता है। तो जो 12,000 लिखा होता है, जैसे हमारे कोर्सेज वाले में सिंपल एग्जाम्पल है, आप ग्लोबल ITI के ऐप में चले जाइएगा, वहां देखिएगा कोर्स में लिखा होगा 999 रुपए, फिर काट करके 699 लिख देता है। इसका मतलब जो ये 999 लिखा हुआ था यह अंकित मूल्य था। यह क्या था, अंकित मूल्य था। बाद में इसे काट करके जो 699 लिखा गया यह क्या है, आपका विक्रय मूल्य है, जिस पर बेचा जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, यह क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर देखा जाए हमें छूट कितनी मिली, तो 999 का था और हम अब इसे बेच रहे हैं कितने में, 699 का, मतलब आपको छूट मिली 300 रुपए की। ठीक है, मतलब लगभग आपको 30.03% का छूट मिल गया। तो यही हमारी छूट होती है कि जो उत्पाद का मूल्य था बेचने वाला, वो जो उसमें कमी होगी ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और छूट क्या होती है। उसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उत्पाद के विक्रय मूल्य में जो हमने कमी दिया था। लास्ट है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, की अगर बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य कहिए और छूट इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। भाई अगर हम विक्रय मूल्य को और छूट को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा ना। अभी समझ में आएगा आपको, तो यह क्या हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूं। विक्रय मूल्य और छूट दोनों को जोड़ देंगे तो इसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्किंग प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, या फिर इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, जो उस पर अंकित था। अभी आपको यहाँ समझ में आएगा, मैंने बताया कि जो 999 लिखा हुआ है कोर्सेज पे, ठीक है, यह क्या है, उस पर अंकित मूल्य है। इसको काट करके 699 जो लिखा गया यह क्या है, यह विक्रय मूल्य है। छूट कितने की हुई, 300 रुपए की आपको छूट दी गई। अगर मैं जो विक्रय मूल्य था इसको और जो छूट था इसको, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा, 699 300 999 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने बताया कि विक्रय मूल्य प्लस छूट, विक्रय मूल्य प्लस छूट, इन दोनों को जोड़ने पर यह बराबर हो जाता है किसके, अंकित मूल्य के। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल ऐसा दिया कि जो आप लोगों ने देखा हो ना। आगे देखते हैं, कह रहा लाभ क्या है। लाभ क्या है, तो भाई किसी वस्तु को हमने खरीदा और बेचा, तो जितने में बेचा, ठीक है, वह ज्यादा हो और जो खरीदा हुआ कम हो, तभी तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, तो वही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो पूछा है कि लाभ क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, इसी को सीपी या क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य ना। जैसे विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, मान लीजिए बेचने वाला मूल्य क्या था, 100 रुपए था, खरीदने वाला मूल्य कितना था, 80 रुपए था।
तो 100 में से जब 80 घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ये 20 रुपए का लाभ होगा। तो इसका मतलब लाभ क्या है, तो सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हमने बेचा और जितने में खरीदा था उन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाए, तो वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। दूसरा कह रहा है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट का मतलब क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य है, और विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य। अगर हम खरीदने वाले मूल्य में से बेचने वाला मूल्य घटा रहे हैं, इसका मतलब खरीदने वाला मूल्य बड़ा होगा, तभी तो उसमें से हम बेचने वाला मूल्य घटा पा रहे हैं। अब यहीं पे उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमने वस्तु कितने में, 100 रुपए में खरीदा, वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 80 रुपए में बेचा। वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा था और 80 रुपए में बेच दिया, तभी तो भाई हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो जो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो कितना बचेगा, 100 में 80 गया 20। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपको नुकसान हो रहा है ना, 100 रुपए का खरीदा था हमने, 80 में बेचा, तो यहाँ पे 20 रुपए की हमें क्या हुई, हानि हुई। तो इसीलिए क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हानि या लॉस। आई बात समझ में। सेलिंग प्राइस माने कॉस्ट प्राइस, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो हानि होती है। आगे चलेंगे। अगला कह रहा है यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका क्या अर्थ है ना, यदि कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जब वस्तु बेची जाए तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जब वस्तु खरीदी जाए तो ये तो नहीं होगा सही, वस्तु खरीदी जाए, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, कास्ट प्राइस या लागत मूल्य, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। मार्जिन मूल्य क्या होता है, मार्जिन मतलब जो मार्जिन उसके बीच में रखा जा रहा है बेचने और खरीदने के, कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके अलग अलग ब्रांड के सामानें आती है ना, तो सब पर अलग अलग मार्जिन होता है। आपने सुना होगा कि यार यह ब्रांडेड सामान है तो इस पर मार्जिन कम होता है, इसीलिए आप देखेंगे जो दुकानदार होते हैं, ज्यादातर छोटे दुकानदार, वो ब्रांडेड सामान नहीं रखते हैं। और हम लोग ज्यादातर गाँव में लोग कहते भी हैं कि यार वो ब्रांडेड नहीं रखता है क्योंकि उस पर मार्जिन कम है। फर्जी वाली चीजें मिलेंगी, आपके बिस्किट पार्ले आ रहा है तो कोई और अलग नाम का बिस्किट रखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर मार्जिन ज्यादा है। मार्जिन का मतलब जैसे मान लीजिए आप फॉर्च्यून का तेल ही ले लो, ठीक है, फॉर्च्यून का भी तेल आता है और आपके अलग अलग दूसरे भी तेल आते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका जो दाम है उस पर जो MRP है, आप विक्रय मूल्य एक तरह से समझ लीजिए, वह कितना है, 999 है। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं सिंपल लिखता हूँ तो समझने में ज़्यादा आसानी होगा ना, 1000 लिख देते हैं इसको सीधे, कि मान लीजिए विक्रय मूल्य जो है, बेचने वाला मूल्य हमारा कितना है, ये विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ खरीदने जा रहे हैं तो हमें कितने में मिल रही है, मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य कितने में मिल रही है, हमें 900 रुपये की मिल रही है ना। तो अब इस मैं तेल को क्या कर सकता हूँ, 900 रुपये में मैंने खरीदा है और उस पर MRP है 1000, तो इसके बीच में मार्जिन कितना मिला हमें, मार्जिन एक तरह से लाभ ही होता है। मार्जिन हमें 100 रुपये का मिला ना, तो हम उसमें कम ज्यादा करके किसी को 950 में भी दे सकते हैं, 980 में भी दे सकते हैं, क्योंकि 950 का देंगे तो 50 रुपये का फायदा होगा, 980 देंगे तो 80 रुपये का फायदा होगा। तो इसमें 100 रुपये की मार्जिन है ना, तो इस बीच में हम इस तरह से बेच सकते हैं। ये कब, जब फॉर्च्यून का ब्रांडेड चीज है। अगर वही कोई इस टाइप से चलता ब्रांड, चालू ब्रांड होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस पर भी जो विक्रय मूल्य लिखा होगा ना, जो MRP उसकी लिखी होगी, उस पे विक्रय मूल्य का मतलब क्या, जो उस पे MRP लिखी होती है, MRP, उस पे भी MRP लिखा होगा कितना, 1000 ही लिखा होगा। लेकिन जब वो आप सामान खरीदोगे, मतलब जो आपका क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, तो पता चला वो आपको 600 में ही मिल जाएगा। क्रय मूल्य 600 ही होगा, मतलब आप उसे 600 में खरीदोगे, लेकिन MRP सेम वही 1000 रहेगी, तो पता चलेगा अब आप इसे कितना में, आपको यहाँ पे कितना मार्जिन मिला, 400 का मार्जिन मिल गया ना। मतलब अगर आप इसको 950 में बेच रहे थे, 980 में बेच रहे थे, तब आपको 50 रुपये 80 रुपये का फायदा हो रहा था। और अगर आप इसको 900 में भी बेचोगे तब भी आपको इस वाले ब्रांड पे 300 रुपये का फायदा मिलेगा। तो ये होता है आपका चालू ब्रांड, जिसपे मार्जिन ज्यादा होती है और ब्रांडेड चीजों पे मार्जिन कम होती है। इसलिए दुकानों पे आप देखोगे ज्यादातर जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वह अनब्रांडेड वाली चीजें रखते हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा होती है। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, तो मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, डिस्काउंट जो छूट दी जाती है, किसमें, आपके विक्रय मूल्य, जो आपकी अंकित मूल्य होता है ना। मान लीजिए कोई चीज है बेचने के लिए 699, मैंने बताया था ना कि अगर बेचने वाला मूल्य 100 रुपये था, हमने खरीदा कितने में था, 80 रुपये में था, मैंने क्या किया कि जो विक्रय मूल्य था इस पे मैंने छूट दे दिया। छूट दे दिया मतलब मैं बोल दिया कि आज 2 दिनों के लिए ऑफर चल रहा है, अब आपको ये सामान मैं 90 रुपये का दूंगा, तो ये छूट कितने की मिली, 10 रुपये की। तो यही डिस्काउंट प्राइस होता है। ठीक है,
आपके ऐप वगैरह में भी ऑफर चलते रहते हैं, आपने देखा होगा, तो इसी के अंतर्गत आएगा, डिस्काउंट के अंतर्गत, छूट के अंतर्गत। अगला है एसपी का विस्तारित रूप क्या है। एसपी का मतलब हम बार बार नाम ले रहे थे, एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, एसपी को सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोला जाता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ और हानि का विवरण का संक्षिप्त रूप कौन सा है। भाई लाभ को किससे लिखते हैं, लाभ को प्रॉफिट से लिखते हैं, प्रॉफिट, और हानि को लॉस लिखते हैं। तो लाभ के लिए जो प्रॉफिट का पी ले लिया जाता है और हानि का एल ले लिया जाता है। तो पी और एल से, पी से प्रॉफिट को और एल से लॉस को दिखाते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही हो जाएगा, पी एंड एल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है। ठीक है, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। वैसे भी ऐसा ऑप्शन है कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। देखिए आई से पूछा था, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है, और आई से कोई वर्ड है तो सिर्फ एक ही वर्ड दिख रहा है आपको, बी वाला। बाकी ये आर से शुरू है, ये वाई से शुरू है, ये पी से शुरू है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। आई से इंटरेस्ट मतलब ब्याज को आई से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। ब्याज जो आई वाला था या आई से डिनोट करते हैं। रेट मतलब दर, दर को अक्सर ज्यादातर जगहों पे स्मॉल आर से दिखाते हैं। और वैसे ही वर्ष है, इसको एन से दिखाते हैं, वाई से नहीं दिखाएंगे, इसको एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जो वर्ष होता है, मतलब हमारा साधारण ब्याज अगर फार्मूले में, तो वर्ष या समय को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, दर को आर से प्रदर्शित किया जाता है, ब्याज को आई से, और प्रिंसिपल या मूलधन को पी से दिखाते हैं ना। यहाँ पे दर क्या है, दर मतलब कितने परसेंटेज पे आपको दिया जा रहा है ब्याज। लिखा होता है ना कि 5% की दर से वार्षिक ब्याज इतना है, मतलब आपको जो पैसा दिया गया उस पे किस रेट से ब्याज लगाया गया, किस दर से ब्याज लगाया गया, वही रेट होता है या दर होता है ना। कि 5% का ब्याज है या 10% पे कितने परसेंट का ब्याज लगाया जा रहा है, उसी को आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा साधारण ब्याज में मूलधन को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पी से जो है, पी क्या होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और इसी को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं ना। और उसके बाद आई, आई से क्या होता है, तो इंटरेस्ट होता है, इसको हम ब्याज बोलते हैं। और आर क्या है, आर का मतलब रेट, इसको दर बोलते हैं। और एन, एन का मतलब ईयर से मतलब होता है, ईयर का मतलब वर्ष, मतलब समय को एन से दिखाया जाता है। तो ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। यहाँ किसका पूछा था, मूलधन को, तो मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या है। देखिए कई सारे फार्मूले दिए हैं, शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख भी देता हूं। पहला जो है, पहले में लिखा हुआ आई इज इक्वल टू पी एन आर अपान 100, ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में है आई इज इक्वल टू 100 अपान पी एन आर। तीसरा ऑप्शन है आई इज इक्वल टू P इंटू आर अपान एन इंटू 100। चौथा ऑप्शन है आई इज इक्वल टू P इंटू एन अपान आर इंटू 100। ये हमें दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या है, तो इसको भी भूल जाते हैं ना। आप जनरली पढ़े होंगे, हाई स्कूल वगैरह में भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको दिखाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से दिखाते हैं ना। मतलब साधारण ब्याज को हम किससे दिखा देते हैं, एसआई से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ आई से भी डिनोट किया जाता है। देखते हैं ना, सिर्फ आई लिखा हुआ है, साधारण ब्याज को सिर्फ आई लिख दिया, जबकि पूरा लिखना चाहे तो एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज बराबर हमने क्या पढ़ा था, मूलधन, मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सब इंग्लिश में दिया हुआ है। मतलब अभी हमने आपको बताया मूलधन का मतलब प्रिंसिपल होता है और इसे पी से डिनोट करते हैं। रेट, दर का मतलब क्या, रेट होता है और इसे हम आर से डिनोट करते हैं।
समय का मतलब वर्ष होता है, कितना समय दिया गया, और मैंने बताया था आपको इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से ले लीजिए, अगर हम इंग्लिश में उनको दर्शाना चाहे तो P इंटू आर इंटू एन अपान 100, यही तो है। ऑप्शन देखिए PNR पहला ही है, PRN लिखिए या फिर इसको P लिख लीजिए, पहले n लिख लीजिए बाद में r लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, बटे 100। तो देख रहे हैं पहला वाला ही ऑप्शन सही है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ऊपर 4n इस टाइप से दिखाया गया है कि वार्षिक होगा 1/4 1/2 है, मतलब चौथाई किस हिसाब से आपको फिक्स करना, उस हिसाब से फार्मूला चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा फिगर से लिया गया है, मैं इसको लिख देता हूँ आगे ना। जैसे पहले वाले में क्या ऑप्शन है, पहले वाले में ऑप्शन है ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 r अपान 100 के होल टू द पावर 2n एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना पहले वाले में। दूसरे में क्या दिया है, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में लिखा है 1 + 1/4, छोटे वाले ब्रैकेट में है आपका r अपान 100 के पावर 4n एंड, और CI चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, CI का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी। तो ये वाला तो सब में सेम लिखा है, CI बराबर a माइनस पी ना। इसमें यहाँ पे a लिखना भूल गया है, यहाँ आगे a होना चाहिए था, a बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं a इज इक्वल टू a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r अपान 100 के पावर n एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। और चौथा आपको दिख रहा होगा इज इक्वल टू PNR अपान 100। तो ये तो अलग हो गया ना, यही तीनों है, इन तीनों में से देखना पड़ेगा, या तो साधारण ब्याज टाइप का दे दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया था, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए हम निकालते हैं जो फार्मूला होता है ना, a इज इक्वल टू, a क्या होता है, वो मिश्र धन होता है। मिश्र धन मतलब ऐसा धन जिसमें मिश्रण हो। तो धन में किसका मिश्रण होगा, मूलधन का और ब्याज का, दोनों का मिश्रण होगा। जबकि हमसे यहाँ पे सिर्फ ब्याज पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है, तो उस मिश्र धन में से मुझे उस ब्याज को अलग करना पड़ेगा। ब्याज को अलग करने के लिए क्या करूंगा, जो मूलधन होगा उस मिश्रण में से उस मूलधन को जब मैं हटा लूंगा तो उसमें सिर्फ ब्याज ही तो बचेगा, ध्यान से समझिएगा। तो वही जो मिश्र धन का फार्मूला होता है, मिश्र धन को a से डिनोट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। a बराबर होता है मूलधन, जिसको p से डिनोट करते हैं, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r अपान 100, r मतलब दर हो गया, और के होल टू द पावर n, ये हो गया। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मतलब जो यह धन निकलेगा इस फार्मूले से, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n, इस फार्मूले से जो धन आएगा वो मिश्र धन होगा। मैंने आपको मिश्र धन का मतलब बताया, मिश्र धन मतलब ऐसा धन जिसमें मिश्रण हो। किसका मिश्रण हो, मतलब मूलधन उसमें होगा प्लस ब्याज भी होगा, दोनों होगा। कौन सा ब्याज होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मुझे क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, तो यहां से निकालिए भाई, हमें CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, CI जिसे चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज कह लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी इधर था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। और हमें मालूम है कि मिश्र धन को a से डिनोट करते हैं और मूलधन को p से डिनोट करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से डिनोट करते हैं। यही तो बना। तो देख लीजिए कौन सा ऐसा फार्मूला है भाई, मिश्र धन निकल गया, अब मूल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो बस ब्याज उसके अंदर बच जाएगा। तो देखिए फार्मूला कौन सा, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n, इससे मिश्र धन निकाल लेंगे और फिर ये वाला फार्मूला लगा करके मूलधन निकाल लेंगे, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ये वाला फार्मूला ना, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे कह रहा है साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, p होता है हमारा मूलधन, p होता है मूलधन
जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, आई क्या होता है, ब्याज होता है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, एन क्या होता है, समय होता है, ठीक है, जिसे ईयर कहते हैं, और आर क्या होता है, रेट होता है जिसे दर कहते हैं। ये चारों चीजें हैं। हमें साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को, तो वर्ष मतलब समय, समय को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान था, बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आप ध्यान से देख लेना। फार्मूले जरूर अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूं कि भाई जब भी आप वीडियो देखिए तो साथ में एक नोट्स रखिए, और जो भी फार्मूले आते जाते हैं उनको एक जगह पे नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो खत्म होगी वैसे वैसे आपके फार्मूले की संख्या बढ़ती जाएगी, और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके एक कॉपी पे एक जगह उपस्थित होंगे, जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको वीडियो या PDF पलटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना वो नोट्स देखकर चले जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम करके आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।